नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। मिशन 2014 की दौड़ में मुद्दे गुम, हर तरफ छाए सिर्फ चेहरे। बीजेपी के पोस्टरों बैनरों पर नमो नमो का जाप। यहां तक कि पार्टी के चुनावी गीत में छाई वही आवाज। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कांग्रेस भी भले कहे मैं नहीं हम, लेकिन राहुल के आगे कोई और नहीं। जो करेंगे वो राहुल, जो कहेंगे वो राहुल। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहती है कि हिंदुस्तान को एक साथ आगे बढ़ना है। विपक्ष की विचारधारा कि चुने हुए लोगों की सरकार बने, अमीरों की सरकार बने। उधर आम आदमी के नारे के साथ जिस पार्टी की नींव पड़ी, वो पार्टी भी सिर्फ एक चेहरे पर केंद्रित हो गई। अब मुद्दों से बड़ी हार या जीत हो गई। दोनों को इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी जी को हराना और मोदी जी को हराना। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। ये शेर उन्होंने तब कहा था जब वो हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा मानते थे, पाकिस्तान की हिमायत नहीं करते थे। फिर उन्होंने पाला बदला और पाकिस्तानी हो गए। लेकिन ये शेर आज के हालात पर भी लागू होता है। इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है, इतना अहम चुनाव होने जा रहा है, और हम मजबूर हैं कि हमारी चॉइसेस बहुत कम हैं, और जो हैं उनका कैलिबर, उनकी काबिलियत हमारा हौसला नहीं बढ़ाती है। रैलियों में नेता सिर्फ मैं कर रहे हैं या विरोधियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मुद्दों की बात नहीं हो रही। मुद्दों का जिक्र अगर होता भी है तो महज रस्म अदायगी होती है। चेहरे हावी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी से तो बड़े हो ही गए हैं। वक्त रहते अगर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ऐतराज ना करते तो मोदी भगवान शिव भी हो गए थे। ऐसे में मुद्दे क्या होते हैं? राहुल गांधी, उनका सिक्का ज्यादा नहीं चल रहा था, इसलिए सोनिया गांधी का चेहरा साथ में लाना पड़ा। ऐसे संकट की घड़ी में मुद्दे क्या होते हैं? अंडे, काले झंडे और काली स्याही झेलने के बाद रैली में बोलते हुए केजरीवाल सिर्फ मोदी को गाली देते रहे और खुद को भगवान राम, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और लाल बहादुर शास्त्री बताते रहे। ऐसे में मुद्दे क्या होते हैं? इसी से निकलता है हमारा आज का विषय, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या मोदी, राहुल, केजरीवाल। और इसी से पैदा होता है हमारा सवाल, मुद्दों के बजाय चेहरों पर चुनाव होना क्या सही है? सोशल मीडिया के साथ आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह, और मुंबई से हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दर्शकों के सवाल लेते हैं। लखनऊ से लॉ ग्रेजुएट दिग्विजय ठाकुर ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं उनका सवाल क्या है। मोदी राहुल को बुरा बता रहे हैं, राहुल मोदी को, केजरीवाल दोनों को ही बुरा बता रहे हैं। हम जैसे वोटर क्या करें? महंगाई, सड़क, पानी, बिजली पर वोट दे या फिर चेहरों पे ठप्पा लगाएं? जी प्रीति, आपने सवाल सुना कि महंगाई, बिजली, पानी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पर चर्चा करें, इन पर हम फैसला करें या सिर्फ चेहरों पर ठप्पा लगाएं? आप क्या कहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी चेहरों पे ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। ये तो हमारी पूरी डेमोक्रेसी का मजाक होगा कि अगर हम लोगों को मत देंगे और हमारे जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, उनको बैकस्टेज करना पड़े। आम आदमी पार्टी बस मुद्दों पे ही आई है। हमारे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, बिजली, पानी और महंगाई। दिल्ली का चुनाव हमने बिजली पानी पे ही लड़ा, एंड आई थिंक यही आम आदमी की जरूरत है कि मुद्दों को आगे लेके जाएं और चेहरों का नहीं। जी प्रीति, मैं आज जब पूरा भाषण सुन रहा था अरविंद केजरीवाल का रैली में, कहीं उन्होंने बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महंगाई,
रस्म अदायगी के तौर पर जिक्र किया हो तो किया हो, वरना वो तो अपने बारे में बात करते रहे, मोदी को गाली देते रहे, खुद को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तक बता दिया। मुद्दे कहां गए थे आज? आज की जो रैली थी वो ये रैली थी कि क्या अरविंद वाराणसी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो उस रैली का मुद्दा ही कुछ और था। उस रैली का मुद्दा मेनली ये था, ये बताना कि ये जो मोदी वेव बताई जाती है और मोदी का डेवलपमेंट मॉडल बताया जाता है, इसकी सच्चाई क्या है। तो रैली का मुद्दा ही कुछ और था। लेकिन जब भी हम काम करते हैं, हम हर अपने आप प्रचार, हमारी सामग्री देख लीजिए, हम लोगों से पूछते हैं कि मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दे यहाँ पे हैं जिनको हमें उठाना है, और हम उन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं। तो बिल्कुल भी ये आई थिंक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हों, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने जा रहे हों, इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो, हमें उम्मीद थी कि कुछ नीतिगत बातें होंगी, कुछ पॉलिसी की बातें होंगी, आपकी पार्टी की पोजीशन सामने आएगी, लेकिन वो सिर्फ मैं करते रहे। आप बोलिए कि इस रैली का मुद्दा अलग था। रैलियों के मुद्दे तो अलग नहीं हुआ करते। रैलियां होती इसलिए हैं कि लोगों से बात की जाए, उनकी समस्याओं के बारे में बात की जाए, और आप क्या करेंगे ये बताया जाए। जी प्रीति, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, ये जो रैली थी, ये अरविंद के वहां से लड़ने या ना लड़ने का निर्णय था। इसीलिए मुद्दा था अरविंद बनाम मोदी। वरना हमेशा हमारे मुद्दे जो होते हैं वो हम आगे रखते हैं, और फिर आप बोलते हो कि हम वही मुद्दे बोलते रहते हैं। एंटी करप्शन, आप बोलोगे हम अपना प्रचार कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट है, नहीं है, ये बोलेंगे आप, लेकिन वही तो मुद्दे हैं हमारे। एंटी करप्शन है हमारा मुद्दा, वंशवाद के खिलाफ है हमारा मुद्दा, भ्रष्टाचार तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है वो हमारा मुद्दा है, और पूरा देश इन मुद्दों से घिरा हुआ है। तो आई थिंक पूरा चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, इंसानों पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी प्रीति, बहुत अच्छी बात कही आपने। काश आपके नेता आपकी बात मान ले। तवलीन, आपने अभी तक की चर्चा सुनी है, और आज अरविंद केजरीवाल, और जो मैंने कहा कि चेहरे आवी हो गए हैं, मुद्दे पीछे रह गए हैं, आप क्या कहती हैं? ये कोई नई बात नहीं है। इंदिरा हटाओ, याद है आपको वो स्लोगन? मैं तो भूल गई हूँ। इंदिरा लाओ देश बचाओ, इंदिरा लाओ देश बचाओ। ये तो हमेशा से होता रहा है। इस बार थोड़ा सा ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोदी ने जब शुरू में मुद्दे उठाए थे, जी कई उठाए थे, तो मोदी को ही जब मुद्दा बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो फिर वहीं से शुरू हुआ है ये सारा खेल। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम मीडिया वालों का भी इसमें कसूर है, क्योंकि जब तक हल्ला नहीं मचता है किसी चेहरे को लेके या किसी बंदे को लेके, हम भी नहीं कवर करते हैं। मैं अभी बिहार से आई हूं, गांव में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। गांव में अगर मोदी को वोट देने की बात होती है तो मुद्दे बताते हैं साहब के जी। मुझे तो बल्कि लिखवाया उन्होंने कि आप इस ऑर्डर में लिखें, भ्रष्टाचार फलाना फलाना, और हम मोदी को वोट, हिंदू और मुसलमान, हम मोदी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मुद्दे तो जनता में हैं, हम नहीं सामने रख रहे हैं। एक बात बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस ने मोदी को मुद्दा बनाया और हम नहीं सामने रख रहे हैं मीडिया में। ये नमो नमो, हर हर मोदी और घर घर मोदी और नमो नमो, ये भी क्या मतलब मीडिया ने बनाया है या ये बीजेपी ने बनाया है? ये बीजेपी ने बनाया है जी। और जिसने भी बनाया हो, शायद मोदी का कोई दुश्मन निकला हो क्योंकि मोदी को नुकसान पहुंचाया है इस नारे ने, इसकी कोई मदद नहीं हुई है इस नारे से। जी जी, हम आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर राजेश परमार ने लिखा है कि रैलियों में कोई भी मुद्दों पर बात नहीं करता, सिर्फ आरोप लगाते हैं। ये पहले अपने मुद्दे क्लियर करें और तभी जनता उन्हें वोट दे। प्रीति, आपने सुना राजेश परमार क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जो आज की परिस्थिति है, जिस तरीके से शासन चला है पिछले 65 सालों में, इतना भ्रष्टाचार हुआ है और इतना अन्याय और अत्याचार हुआ है कि उन मुद्दों को ना उठाना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें बोलना ही पड़ेगा कि यहाँ पे इतने सालों से भ्रष्टाचार की वजह से सरकार एक अंबानी और अडानी की दुकान बन के रह गई है। अभी अगर इसको आरोप बोलें या इसको हमारे देश की बहुत ही सैड सच्चाई बोलें, ये तो हमारी सच्चाई है। यही हमारा मुद्दा है कि इन लोगों ने जो आज तक भारत की स्थिति बनाई है उसको बदलना होगा। बदलाव हमारा मुद्दा है, चेंज लाना हमारा मुद्दा है। लेकिन हम भी उनको पूछते नहीं है कि जी आप हमको सबूत दें कि अडानी की सरकार है ये,
कि यह अंबानी की सरकार है। कोई एक पत्रकार ने इन लोगों से ये नहीं पूछा है कभी कि प्लीज आप हमारे सामने कोई सबूत तो दें। इल्जाम ही इल्जाम, और इल्जाम लगेंगे तो फिर उस तरफ से भी इल्जाम लगेंगे। तो किसने शुरू किया है ये खेल? पहले तो वहां तक तो कोई लंबी वो तहकीकात करके जाएं। जी प्रीति, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो तवलीन कह रही हैं कि अब मैं अंग्रेजी का लफ्ज लूज टॉक तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक इन चुनावों में मैंने देखा है कि एक रिवायत सी बन गई है कि जो मुंह में आए, बिना जुबान पर लगाम लगाए, किसी के बारे में कुछ भी कह दो। आप सहमत हैं इससे क्या? आई थिंक सो। मुझे लगता है कि थोड़ी हम लोगों की जबान लूज टॉक पे जा रही है, सब लोगों की, सब पार्टीज की। सबको थोड़ा अभी संयम लाना पड़ेगा अपनी बातचीत में, क्योंकि पूरी दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को देख रहा है। हमें जरूरी है कि हम थोड़ा शांतता से और थोड़ी डिग्निटी से बात करें। लेकिन जो तवलीन मैडम ने अभी बोला कि कोई हम प्रूफ नहीं देते, ये प्रूफ सरकार को नहीं दिखाई दिया, मीडिया को नहीं दिखाई दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को दिखाई दे गया और उन्होंने गैस प्राइसेस पे स्टे ले आया इलेक्शन के दौरान। तो प्रूफ तो हम दे रहे हैं, हम हर चीज का प्रूफ देके बोलते हैं, और अगर कुछ बेबुनियाद बोलते हैं तो हम बिल्कुल मतलब उसके वी शुड बी पनिश्ड फॉर इट। लेकिन हम हर चीज, जो अडानी के साथ डील्स हुई हैं, जो अंबानी के साथ डील्स हुई हैं, हमने बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाई हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक तो ये लोग जानते नहीं है, बच्चे हैं तो जानते नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि इतने सालों से जो इस देश का धन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको सरकार के हाथों में हमने दे रखा था। तो गैस वहां पे खत्म होती जा रही है, नीचे कोयला जले जा रहा है और कुछ नहीं हुआ, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की नौबत आई थी। दूसरी बात मैं कह दूं आज आपको कि ट्विटर पे मैंने कहीं पढ़ा एक ट्वीट कि जी विजय माल्या का नाम केजरीवाल नहीं लेते हैं क्योंकि विजय माल्या का पैसा केजरीवाल को जा रहा है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई जो ये कह रहे हैं कि जी अंबानी और अडानी, कोई बिल्कुल ही बेबुनियाद इस किस्म के इल्जाम हैं और बहुत भद्दे हैं। जी बहुत भद्दे हैं। सोशल वेबसाइट फेसबुक पर निवेदिता ने लिखा है कि अगर पार्टियों के लिए मुद्दे माने रखते हैं तो किसी पार्टी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं किया है। हमारे साथ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हैं। सिंघवी साहब, आपने सवाल सुना होगा कि अगर मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए तो किसी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी किया है। आपका मैनिफेस्टो कल आने की बात हो रही है, अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है? मुश्किल से 15 दिन रह गए हैं। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो पिछले चुनाव में स्पष्ट रूप से चुनाव के पहले घोषणा हो गई थी। इस बार भी चुनाव के पहले 1 महीने से पहले हो रही है। ये आम समय यही होता है, थोड़ा 2-3 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है। तो मैनिफेस्टो कोई छुपा नहीं रहा है। मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है, 2009 में भी था, अब भी है। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आखिरी डेट नॉमिनेशन फाइल करने की 24 अप्रैल 26 अप्रैल तक है, इसलिए अभी समय है काफी, और कल हमारी घोषणा होगी। देखिए, मेरे यहाँ, जो मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे यहाँ 10 अप्रैल को चुनाव है। तो मैं क्या करूं? मैं इंतजार करूं कि 24 अप्रैल को मैं मैनिफेस्टो पढ़ लूंगा, वोट मैं 10 अप्रैल को दे आता हूं जाकर? नहीं, मैनिफेस्टो तो कल आएगा दुआ साहब, मैनिफेस्टो तो कल आ रहा है। अभी तक क्यों नहीं आया? सवाल और हमारा नहीं, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं, ऐसा नहीं है, 5 वर्ष तक है, पिछला मैनिफेस्टो है आपके पास। इस बार का मैनिफेस्टो आज आ रहा है। अब से लेके चुनाव की जो पहली तिथि है 10 या 12 अप्रैल जो भी है, पर्याप्त समय है। अच्छा, आप उसमें समझ सकते हैं, अपने कैंडिडेट का आप अवलोकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई कांग्रेस की पहचान क्या है। हाँ, हम चाहते जरूर हैं कि मार्च की शुरुआत में हो जाए, लेकिन मार्च से पहले कोई करता नहीं है। थोड़ा 1-2 हफ्ते का विलंब हो जाता है क्योंकि अलग अलग समितियां बैठती हैं जो इनपुट देती हैं। आपके लिए सामान्य बात है? मतलब मैं नहीं समझता कि मार्च से पहले मैनिफेस्टो, क्योंकि मार्च के पहले इसलिए दिया जाता है मैनिफेस्टो कि जो भी चीजें हैं तब तक वो एक साथ सिमट ली जाए और पूरे हमारा जो काम हुआ है उसका ब्यौरा लिया जाए। बहुत जल्दी मैनिफेस्टो देने से और आगामी चुनाव के लिए वो महत्व छोड़ देता है। हमारा पिछला मैनिफेस्टो तो है ही, कोई हम कल की पार्टी नहीं है, हालात पिछले साल से नहीं बदले की तरह हमारा पुराना एक हिस्टोरिकल है। नहीं, सुनिए आप क्या कह रहे हैं, मैं जरा समझना चाहता हूँ। एक तो ये कि हालात पिछले साल से नहीं बदले हैं, इसलिए पिछले चुनावों से नहीं बदले हैं, इसलिए पिछले चुनावों वाला मैनिफेस्टो अभी भी रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि ये सामान्य है कि देर हो ही जाती है, 10-15 दिन पहले भी आ जाए तो ठीक है, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, दोनों चीजें नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों चीजें नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आदर्श रूप से हम चाहते हमेशा हैं कि मार्च की शुरुआत तक हो जाए घोषणा। 2 हफ्ते का विलंब जरूर हो गया है,
क्योंकि इसमें अलग अलग समितियां इनपुट नहीं दे पाई, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि हमारा मैनिफेस्टो कोई बिना किसी विरासत के, बिना किसी हिस्ट्री के है। हमारे मैनिफेस्टो हर चुनाव पे आते हैं। अगर 2 हफ्ता विलंब भी हुआ है तो पुराना मैनिफेस्टो एक मापदंड के रूप से है जी। और हमने उसमें हर साल यूपीए सरकार ने एक रिपोर्ट कार्ड दी है कि हर वर्ष हमने कितने काम किए हैं जी 4 साल। यही सवाल तो हम सिद्धार्थ मैं नहीं समझता कि चुनाव के पहले मार्च को दिया जाता है मैनिफेस्टो जी। बीजेपी के सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह, उनसे भी यही सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में तवलीन में जानना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता किसी भी पार्टी द्वारा जितना नेता को प्रोजेक्ट करने। एक साल पहले से रैलियां शुरू या 6 महीने पहले से रैली शुरू हो जाती है, प्रोजेक्शन शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टो जो विजन डॉक्यूमेंट है किसी पार्टी का, जिस पर मुझे कायदे से जिसको पढ़कर मुझे वोट देना चाहिए, उसको पार्टियां भी तवज्जो नहीं देती। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल बेमतलब हो गया है। आप ही होंगे जो पढ़ के वोट देते हैं, वरना कोई भी नहीं देता। मैनिफेस्टो कौन पढ़ता है? मैनिफेस्टो लिखने वाले भी नहीं पढ़ते होंगे। बिल्कुल बेमतलब है। उस दिन पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल मुझे याद दिला रहे थे कि मेरे ही प्रोग्राम में सालों पहले चौधरी देवीलाल ने मुझसे कहा था कि मैनिफेस्टो तो लिखने वाले भी नहीं पढ़ते हैं, जो मैनिफेस्टो बनाते हैं या लिखते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नागौर में पढ़ाई कर रहे महेंद्र टिंडेल ने फोन पर अपना सवाल पूछना चाहा है। महेंद्र, अपना सवाल पूछिए। भ्रष्टाचार है मेन मुद्दा, बेरोजगारी है, और कांग्रेस तो आने वाली है नहीं, बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। बीजेपी से उम्मीद है तो ये क्या करेंगे इस पर? ये जी सिद्धार्थ, मैं आप पर आना चाहता हूं। पहले तो आप इनके सवाल का जवाब भी दें कि बीजेपी क्या करेगी। कांग्रेस के आने की उम्मीद नहीं है, और यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं कि आपकी पार्टी का अभी तक मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया? जो आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। जी विनोद जी, मेरे पास जो ऑडियो रिसीव हो रहा है बहुत खराब आ रहा है। मैं कोशिश करता हूं मैं दोबारा कोई ना करे तो मैं बोल पाऊंगा। जी, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप भी मत करना। जी बोलिए। नहीं, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। जी, मैं आपको इसका जो सज्जन ने पूछा है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की अभी हाल में ही रिपोर्ट आई थी, जो कि यूपीए 2 की सरकार के तहत है। उसके अंदर दिया था कि एनएसएसओ ने दिया था कि जब एनडीए की सरकार थी 5 साल की, उस 5 साल के पीरियड में 6.1 करोड़ नौकरियां पैदा हुई थी, और वही उन्होंने 5 साल फिर ये यूपीए 1 और यूपीए 2 की अलग अलग भी दिया था, जिसके अंदर 26 लाख और 27 लाख का आंकड़ा भी दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सरकार है वो प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट की बात करती नहीं है, डेवलपमेंट करती है। उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है जो अटल जी लेकर आए थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड का निर्माण कर रहे थे, उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी थी और जिससे नौकरियां भी पैदा हुई थी। इसी प्रकार से हमारी सोच है कि आने वाले समय में हम लोग विकास का काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और इससे नौकरियां पैदा होंगी। जी सिद्धार्थ, ये तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी मुझे लेना बाकी है कि आपका मैनिफेस्टो अभी तक क्यों नहीं आया है। जवाब मैं बाद में लूंगा, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं जरा सा। दिल्ली से इंजीनियर शिव कुमार दुआ, इनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, फोन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी दुआ साहब, अपना सवाल पूछें। जहाँ पर भी मोदी जी की रैली होती है उस पे राजनाथ जी और मोदी जी आते हैं, कहीं पे भी सुषमा स्वराज जी और सडवानी जी कहीं नहीं दिखते। क्या बीजेपी एक ही है या 2 है? दिल्ली से महेंद्र सागर अपनी बात कहना चाहते हैं। महेंद्र सागर, सुनते हैं क्या कहना है महेंद्र जी का। जैसे और मुल्कों में होता है, हर आदमी अपनी वोटिंग के लिए इम्प्रेस करता है, अपने अपने सब कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं, बोलते हैं जाकर, उसके बाद वो होता है। ये तो पूरी पब्लिसिटी हो रही है, इस तरह से वोटिंग का कोई फायदा नहीं है। जी सिद्धार्थ, मैं आप पर आता हूं। एक तो नरेंद्र मोदी की रैली में सिर्फ राजनाथ ही दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो बाकी बड़े नेता जैसे सुषमा स्वराज हैं, एल.के. आडवाणी हैं, वो क्यों नहीं दिखते? और मेरा सवाल, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो अभी तक क्यों नहीं आया है? मैं दोनों देता हूं विनोद जी। पहली बात तो ये कि जब हम लोगों ने ये 100 रैलियों की कल्पना करी थी तो उसके अंदर हम ये निर्णय हुआ था कि राजनाथ जी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री घोषित जो हुए उसके रूप में ये दोनों जने जाएंगे हर रैली के अंदर।
जहां तक कि सवाल है और रैलियों में क्यों नहीं दिखते, ये गलत है। अरुण जेटली जी स्वयं थे बिहार की रैली में, उसी प्रकार से हम गुजरात की रैली में अडवाणी जी भी थे, सुषमा जी भी थी वहां पे मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से हर रैलियों में कोई ना कोई रहता है। जोशी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी खुद थे स्वयं काशी की रैली में। तो ये गलत है, मगर हाँ एक निर्णय के आधार पे, एक स्ट्रैटेजी के आधार पे हम लोग ने ये निर्णय लिया था। दूसरा जो मैनिफेस्टो का है, मैं ये मानता हूं कि मैनिफेस्टो आने वाले अभी 2-3 दिन में या 4 दिन में आपके बीच में आ जाएगा, मगर मैनिफेस्टो के अंदर हमारे क्या कल्पना है और क्या हम देने वाले हैं, उसको अनेक बार जो मोदी जी के भाषणों में हम लोगों ने उन्होंने बोला भी है। उदाहरण के लिए मैं ये दे सकता हूं कि मोदी जी ने दिल्ली के अंदर जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने 5 T's की बात करी थी, एक रेनबो स्ट्रैटेजी की बात करी थी। आज भी उन्होंने किसानों को हम किस तरह से उनकी खुशहाली कर सकते हैं उसकी भी चर्चा करी है। तो इस प्रकार की चीजें उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर आएगी, उन्होंने पब्लिक के बीच में अपने अनेक भाषणों के माध्यम से अलग अलग बिंदुओं को उन्होंने टच किया है और विस्तार से टच किया है। इसलिए आप जरूरत नहीं समझते, आपको सामान्य लगता है कि इलेक्शन से, चुनाव से महज 6-7 दिन पहले मैनिफेस्टो आ जाए। बहरहाल फेसबुक पर शरद कुमार ने लिखा है कि केजरीवाल ने दिल्ली का चुनाव भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाकर जीता था, लेकिन आजकल उनके लिए सिर्फ मोदी ही मुद्दा बन गए हैं। प्रिया हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से। प्रिया, आप क्या जवाब देंगी, बहुत संक्षेप में? विनोद जी, मैं प्रीति हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मोदी हमारा मुद्दा नहीं है। सॉरी, हमारा कोई बात नहीं। हमारे मुद्दे जो हैं, 4 मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी बनी है। और वो मुद्दे हम हर समय सोशल मीडिया पे, हमारी स्पीचेस में, हमारे सारे कामकाज में हम आगे लेके आते हैं। जो है भ्रष्टाचार, जो है सांप्रदायिकता, जो है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स और वंशवाद। इन चारों का हमारी पार्टी का वजूद ही ये मुद्दे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस देश में मैनिफेस्टो पे चर्चा हो रही है, क्योंकि जब तक आम आदमी आई थी और हमने अपना मैनिफेस्टो दिल्ली चुनाव में इतनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके नहीं बनाया था, तब तक मैनिफेस्टो चर्चा का विषय था ही नहीं। और बहुत जरूरी है कि मैनिफेस्टोस बने और मैनिफेस्टोस पे परफॉर्मेंस मेजर की जाए कि अगर आपने बोला था कि आप इतने लाख घर बना रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए आपकी सरकार को, वो घर कहाँ हैं, ये पूछा जाए, ये सवाल किया जाए, ये मीडिया को करना होगा। जी प्रीति, बहुत संक्षेप आप मुझे बताएं कि हमारी जिम्मेदारी जनता की और मीडिया की क्या बनती है जब मैनिफेस्टो की बात आती है। हम भी मैनिफेस्टो को कुछ नहीं समझते, कागज है, छाप दी जाती है एक पत्रिका हर 5वें साल, जिसको कोई पढ़ता नहीं है। सिटीजनरी से आपकी क्या उम्मीद है? मैं मैनिफेस्टो को खुद ज्यादा अहमियत नहीं देती हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ जो मैं समझती हूँ कि बहुत अहम है इस चुनाव में, और वो ये है कि पहली बार आपके सामने 2 अलग अलग आर्थिक दिशाएं रखी जा रही हैं। एक तरफ है जो वामपंथी है, जो वामपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई है आप और कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ है मोदी जो कहीं पे ये नहीं कह रहे कि जी मैं आपको मुफ्त में बिजली दे दूंगा, ये कर दूंगा, कह रहे हैं कि हम सब मिल के एक संपन्न भारत का सपना देख सकते हैं। तो ये पहली बार मैंने किसी चुनाव में ये चॉइस देखी है। जी, प्रश्नकाल में हमें लगातार ट्विटर, फेसबुक, IBNखबर.com और फोन पर आपके प्रश्न मिल रहे हैं। आपके कुछ और सवालों को भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्नकाल जारी रहेगा। हमने इसी से जुड़ा सवाल किया है कि मुद्दों के बजाय चेहरों पर चुनाव लड़ना क्या सही है? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 34% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 66% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। यानी करीब 2/3 लोग मानते हैं कि मुद्दों के बजाय चेहरों पर चुनाव लड़ना सही नहीं है। कुछ दिन पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने IBN7 के लिए एक सर्वे किया था। इस सर्वे में देश के लोगों ने अपने मुद्दों की प्राथमिकताएं बताई थी कि उनकी निगाह में कौन कौन से मुद्दे ज्यादा अहम हैं। देखते हैं क्या है देश के लोगों के टॉप 10 मुद्दे। चेहरे बड़े या ये मुद्दे? देश के लोगों के लिए पहला बड़ा मुद्दा है रोजगार, दूसरा बड़ा मुद्दा है पीने का पानी, लोग सेवाओं को तीसरा बड़ा मुद्दा मानते हैं, महंगाई का नंबर है चौथा, बिजली 5वें नंबर पर है, मुद्दों की लिस्ट में स्कूल 6ठे नंबर पर है, सार्वजनिक परिवहन देश के लोगों के लिए 7वां बड़ा मुद्दा है, 8वां बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा 9वें नंबर पर है और 10वें नंबर पर आता है भ्रष्टाचार।
चेहरों के इर्द गिर्द लड़े जाते चुनाव में कहां गए ये मुद्दे? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड उमाशंकर जोशी ने जबलपुर से फोन किया है। वो अपनी बात कहना चाहते हैं। उमाशंकर जी, कहिए, क्या कहना है आपको? बिना व्यक्ति और मुद्दों को जोड़े चुनाव कैसा? मुद्दा और व्यक्ति दोनों महत्वपूर्ण हैं। अभिषेक मनु सिंह, मैं आप पर आना चाहता हूं। इनका कहना है कि बिना व्यक्ति के मुद्दों को चुनाव से कैसे जोड़ा जा सकता है? व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। जबकि हमारा सवाल सीधा साधा ये है कि जब व्यक्ति हावी हो जाए मुद्दों पर, तो क्या ये सही है? आप क्या इनको जवाब क्या देंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सच्चाई ये है कि खासतौर पे एक विकासशील देश जैसा भारत है कि बहुत हद तक चुनाव तथ्यों पे नहीं, मुद्दों पे नहीं, बल्कि व्यक्तियों पे भी नहीं, इमोशन पे या परसेप्शन पे या एक अपनी एक मिजाज पे भी की जाती है वोट। पहली बात। दूसरी बात कि ये सही नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों के संदर्भ में अलग अलग डिग्रीज बदलती रहती हैं। मैं समझता हूं ये समझना कि चुनाव एब्स्ट्रैक्ट रूप से मुद्दों पे होगा वोटिंग, ये भी नहीं होता है। सबसे अच्छा मिक्स ये हो कि अगर कुछ हद तक तथ्यों पे और लॉजिक पे किया जाए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आप 10 वर्ष का कार्यकाल लें इसका, जिसमें कि 9 वर्ष में आंकड़े हमारे पास हैं यूपीए का, तो मेरे पास 12 मापदंड है दुआ साहब, जिसमें यूपीए 1 ने एनडीए से कहीं ज्यादा ग्रोथ की है हर तरह से, पारे 12 मापदंड पे। यूपीए 2 ने भी एनडीए से ज्यादा की है सफलता, लेकिन यूपीए 2 यूपीए 1 के थोड़ा पीछे रहा है। तो अगर लॉजिक से बात करें तो स्पर्धा सिर्फ यूपीए 1 यूपीए 2 के बीच में है। लेकिन ये बात सही है कि कई कारणों से, अफवाहों से, इमोशन से, एक माहौल से, और हाँ, पिछले 1.5 वर्ष की जो इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं रही है, उससे ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो कभी कभी निराशा सी हो जाती है। ये बात भी सही है जी। वैसे हमारा कहने का मतलब ये था कि हर पार्टी में व्यक्तिवाद ज्यादा हावी हो रहा है। हमें वो मशहूर वक्तव्य याद है देवकांत बरुआ का, इमरजेंसी वाला, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हमें वो भी याद है जब ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था, इंदिरा जी अगर कहें तो मैं जहां कहें मैं उनके घर पर झाड़ू लगा सकता हूं। उसी बात को चरणदास महंत कांग्रेसी उन्होंने दोहराया। इसी तरह बीजेपी में भी कोई कमी नहीं है इस तरह के व्यक्तिवाद की। हम आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बायोटेक की छात्रा सोनम चौहान अपनी बात कहना चाहती हैं। सुनते हैं क्या कहना है सोनम का। सोनम, सारे के सारे चेहरे दिख रहे हैं, जैसे मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं और केजरीवाल जी हैं। मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मेरे एक बेरोजगारी के ऊपर मेन मुद्दा है कि हमारी एजुकेशन के ऊपर, एक बेरोजगारी के ऊपर ये क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये फेस के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हमारी बेरोजगारी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, फेस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे? दुआ जी, ये कहना गलत होएगा कि उनके बेरोजगारी और एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी ने बहुत जगह और बहुत मतलब कॉलेजेस में भी जाके, ऐसे भी हर जगह उन्होंने इन चीजों के ऊपर विषय रखा है कि हमारे लिए आने वाले समय में देश की जो चुनौती है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट है। तो ये हम लोग के लिए है। और जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जब रखता है किसी चीज को, उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जब वो रखे तो जिसके लिए उसकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो इसलिए ये दोनों चीजें, मुद्दे और व्यक्ति, दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तवलीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस लड़की ने जो सवाल किया, सोनम ने, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, उनका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, स्टूडेंट हैं, उनका सरोकार है, उनका कंसर्न है। क्या वो सही कह रही हैं या इज शी ऑल्सो मोटिवेटेड? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बदल के थोड़ा वो प्रेसिडेंशियल किस्म की, वो किसी का चुनाव प्रेसिडेंशियल शक्ल ले चुका है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल चुनाव की जरूरतें हैं, जैसे डिबेट, जैसे ये जो लोग हैं, ये जो सवाल कर रहे हैं आपसे, ये सवाल डिबेट्स में वो उनको जवाब दें, जी बेरोजगारी के लिए आप क्या करेंगे और आप क्या करेंगे, और देश की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे और और वो क्या करेंगे, ये हम नहीं ला रहे हैं सामने, और हम मीडिया वाले भी नहीं ला रहे हैं जी, जो बहुत जरूरी है। हमारी भी गलती है इसमें। नहीं, इसमें भी एक समस्या ये भी है कि जिन लोगों के पास इफेक्टिव पावर है वो टेलीविजन में नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं।
1-to-1 आना चाहते जो हैं, लाजमी होना चाहिए उनका आना, जो उनको आना लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो लाजमी होना चाहिए, वो भी मतलब 10 दफे टीवी में आकर वो कहते हैं 1-to-1 करूंगा मैं, ये भी होता है, जो गलत है। जी। लखनऊ से बीकॉम ग्रेजुएट अंकित सिंह ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं अंकित का सवाल। मैं बीकॉम बेरोजगार हूँ। सोचा था चुनाव आते ही कोई तो नेता नौकरी की बात करेगा, लेकिन कोई किसी के घोटाले की बात कर रहा है, कोई किसी से डरा रहा है, कोई तो सरकारी ही छोड़ के चला जा रहा है। युवा करते हुए युवाओं के मुद्दे कहाँ दफन हो गए? युवा करते हुए युवाओं के मुद्दे कहां दफन हो गए? जितने भी लोग बात करें, ये नागरिक हैं, ये नौजवान हैं, इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। नेताओं पर है कि कितना गोलमोल घुमाते हैं, कितना सही जवाब देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, इनका सवाल का जवाब आप दीजिए कि युवा हर कोई कह रहा है युवा के मुद्दे दफन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। युवा के मुद्दे कभी भी इस देश में, जहां की ऐसी प्रोफाइल है युवा की, हमारे जनसंख्या की, उसमें कोई भी पार्टी और विशेष तौर से कांग्रेस कभी भी कोई दफन होने देने का सवाल नहीं उठ सकता। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं के इशू रेज ही नहीं किए हैं, बहुत हद तक उनको एड्रेस करने का प्रयत्न किया है। आप लें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं सिर्फ जी, आप लें जो नई स्कीम शुरू हुई हैं पढ़ने की रूरल यूथ के लिए, स्कॉलरशिप्स की, विदेश जाने की, शिक्षा मंत्रालय से। आप उदाहरण लें स्किल डेवलपमेंट का जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है पिछले 3 बजट्स में, कभी भारत के इतिहास में युवा के लिए विशेष रूप से ये स्किल डेवलपमेंट बजट एलोकेशन नहीं हुआ है। ये इस तरह के उदाहरण है, मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं इस तरह के। तो ये नहीं कह सकता कोई भी कि कोई अनभिज्ञ है या इतना महत्वपूर्ण एक और महत्वाकांक्षी इतना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को इग्नोर कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि युवा में असंतोष भी ज्यादा होता है, एक स्पर्धा भी ज्यादा है, एक ईगरनेस और जल्दी भी है, और शायद उस गति से चीजें नहीं होती है जिनसे वो संतुष्ट हो। जी, बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थनाथ सिंह, प्रीति मेनन, माफ कीजिए, हाँ मैंने आपका नाम गलत लिया। प्रीति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने का। तवलीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हकीकत यह है कि हमें उम्मीद भी नहीं थी नेताओं से कि वो मानेंगे कि हाँ नेता हावी हो गए, चेहरे हावी हो गए, मुद्दे हावी नहीं हुए हैं, मुद्दे दब गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो मानेंगे। कोशिश करिए हमने उनसे कुछ निकालने की, आप तक बात पहुंच गई है, हमें इसी बात का संतोष है। प्रश्नकाल में हम आपके सवाल उठाते रहेंगे, प्रश्नकाल जारी रहेगा।